नमस्ते। ऑनलाइन बर्थडे क्लास डे थर्ड क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। जब हम ESR टेस्ट करने जाते हैं तो ब्लड का जब सैंपल लिया जाता है उसमें एक टेस्ट ट्यूब जो रखा जाता है उसमें जो ESR टेस्ट होते हैं, ESR टेस्ट से बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ता है कि रक्त में दो ही चीज है। एक है रस धातु जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं और यह है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं में तीन प्रकार के रक्त कोशिकाएं होते हैं जनरली। एक होते हैं जो रेड ब्लड सेल होते हैं, लोहित रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स जिसको हम बोलते हैं। तीन प्रकार के रक्त कोशिकाएं हमारे ब्लड में पाई जाते हैं। ये जो रस धातु है ये प्रोटीन और वाटर, प्रोटीन और पानी ये दोनों से मिलाकर निर्मित होता है। एक पहला धातु है हमारे शरीर का। इससे क्या होता है, रक्त धातु का निर्माण होता है। तो हम लोग डिस्कशन किए थे रस धातु के ऊपर, आज हम लोग रक्त धातु के ऊपर जाएंगे। लेकिन थोड़ा फिर देख लेते हैं कि रस धातु यदि असंतुलित हो जाता है तो क्या क्या डिजीज आते हैं। यदि हमको भूख ना लगता हो समय पे तो जानिए रस धातु का असंतुलित का ही पहचान है। यदि कुछ भी खाने का इच्छा ना हो तो भी एक रस धातु का ही काम है। मुंह का बुरा स्वाद होना, बुखार होना, बेहोशी होना, ये जो फिट्स जो डिजीज होते हैं बच्चे लोगों को, ये रोग भी रस धातु की कमी के कारण होता है। और आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है नपुंसकता का डिजीज जो है, ये रस धातु की कमी के कारण होता है। पाचन शक्ति में कमी आना, यदि रस धातु ज्यादा बढ़ जाएगा तो कफ ज्यादा बढ़ जाएगा तो पाचन शक्ति में जरूर कमी आ जाएगा। और यदि ड्राई हो जाएगा, रस धातु कम बनने लगे तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगेंगे, जो ओल्ड एज का जो सिंबल होते हैं, झुर्रियां पड़ने लगे, स्किन ड्राई होने लगेगा, स्पोराइसिस हो गया और जो कई प्रकार के जो स्किन डिजीज जो ड्राई वाला होते हैं, ये सब इसी रस धातु के कमी के कारण होते हैं। यदि इसके बारे में उपचार के बारे में हम बात करें तो ये क्या होता है, ये पानी का ही अभाव के कारण होता है। तो यदि रेगुलरली पानी पिएंगे तो इसका उपचार सही हिसाब से हो पाएगा। और यदि सीजनल कोई फ्रूट्स वगैरह हमको मिल गया तो फ्रूट्स खाना या फ्रूट्स का जूस पीना, नारियल का पानी पीना धीरे धीरे करके, इससे ठीक होता है। एलोवेरा का जूस हो गया, आंवला का जूस हो गया, ये बहुत बढ़िया है। और बहुत बढ़िया जो ताकत देने वाले जो रसायन होते हैं आयुर्वेद में, ये भी सब इसमें काम आते हैं। तो ये तो था हमारा रस धातु। नेक्स्ट आते हैं हम रक्त धातु के ऊपर। ये जो रक्त धातु है इसका मेन काम है, रक्त सभी अंगों में फैला हुआ है और सभी अंगों को ये पोषण देता है। ऑक्सीजन सप्लाई का काम इसी रक्त धातु के कारण होता है। और सभी ऑर्गन्स, ये उंगली से लेकर सब ऑर्गन, छोटे छोटे मोटे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स इसी रक्त धातु के कारण फंक्शन कर पाते हैं। लेकिन यदि रक्त में यदि गड़बड़ी आ जाए, रक्त धातु कम बनने लगे तो क्या होगा, ये सभी ऑर्गन्स जो रक्त वाहिकाएं हैं, सभी चीजें धीरे धीरे करके कमजोर होने लगे और हमारा जो त्वचा है रुखी हो जाएगी, जो फीकी पड़ने लगेंगे, सभी जो त्वचा के चमड़े जो होते हैं सब फीकी पड़ने लगेंगे। और जो आदमी के भीतर रक्त धातु का कम होगा तो उसको देखेंगे कि उसके जो इच्छा होगा अम्लीय चीज खाने का, ठंडी चीज खाने का इच्छा रहेगा। और यदि रक्त धातु ज्यादा बढ़ने लगेगा तो उसके शरीर पर एक लालिमा दिखाई देगी, शरीर पर लालिमा दिखाई देगी, आंखों में एक लालिमा दिखाई दे सकता है। आंखों में लालिमा, शरीर पे त्वचा के ऊपर ये लालिमा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो रक्त धातु जब बढ़ेगा तो ये सब कुछ हो सकता है। देखेंगे तो क्या क्या डिजीज होते हैं। हमारा जो कुष्ठ रोग हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, महिलाओं के जो जननांग में रक्तस्राव होते हैं, ये भी रक्त धातु असंतुलित जब होता है तो होता है। मुंह में जो छाले आते हैं, ये रक्त धातु के कारण होते हैं। और लिंग का पकना, सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, लिंग का पकना, लिहाज स्प्लीन में इसका आकार में वृद्धि होना, पेट में जो गांठ होता है ये रक्त धातु के असंतुलित होने से होता है। दांत खाज खुजली जिसको होता है ये होता है। पीलिया का रोग, ये रक्त धातु से होते हैं। सफेद दाग होते हैं स्किन के ऊपर। और जोड़ों का जो रोग होते हैं, जो जोड़ों में जो रोग मतलब जो दर्द होते हैं, ये भी रक्त धातु के मतलब असंतुलित होने से होते हैं। और सबसे बड़ी जो अर्श है, जो पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स दो प्रकार का है। एक तो है रक्त धातु के गड़बड़ी के कारण भी एक पाइल्स होता है, और एक मांस धातु के गड़बड़ी के कारण भी पाइल्स होता है। दोनों में जो पाइल्स भी रोग है, जो अर्श रोग है, ये भी रक्त धातु के गड़बड़ी के कारण
होते रहते हैं। तो इसका उपचार के लिए यदि देखा जाए तो हमको ये करना पड़ेगा कि रक्त धातु मतलब जो रक्त है उसको हमको कैसे शुद्ध करना है और उसको कैसे, उसका जो पोषण है, विरेचन सबसे अच्छा उपाय है। उसको अच्छी तरह से पोषण करना है। यदि कुछ न्यूट्रिशन कम हो गया है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, अच्छा खान पान रखना है, रक्त का शुद्धता मेंटेन करना है। और जो विरेचन है उसको कैसे साफ किया जाए, उसके ऊपर जो आयुर्वेद का जो औषधि है या उसका जो क्रिया है, जो योगासन है, प्राणायाम है, इस सबको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो रक्त धातु शुद्ध बन सकता है। रक्त धातु के बाद जो नेक्स्ट धातु आता है वो है मांस धातु। और जो मांस धातु है ये हमारा शरीर को लेपने का काम करता है, लेपन का काम करता है, ढकता है, शरीर को ढकता है, सुरक्षा प्रदान करता है, मांसपेशी को निर्मित करता है। जो मांसपेशियां होते हैं, मसल जिसको बोलते हैं, इस मसल को ये निर्माण करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को ये सुरक्षा प्रदान करता है। यदि मांस धातु बढ़ने लगे तो इसका क्या लक्षण होगा? जो गर्दन है, हमारा जो हिप्स है, गाल हो गया, जंघा हो गया, टांग हो गया, पेट हो गया, छाती हो गया, इस सभी जगह से मांस धातु जो है बढ़ने लगेंगे तो ये मोटापा क्रिएट कर सकता है, मोटापा सृष्टि कर सकता है। और शरीर का वो जो वजन है, शरीर का जो वजन है वो बढ़ जाएगा। मांस ज्यादा बढ़ जाने पर घी, तेल, वसा जिसको हम फैट बोलते हैं और चिकनाई युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्रत रखना, योग, एक्सरसाइज को अपने आदतों में रखना, अच्छा जीवन शैली से जीवन निर्वाहित करना, ऐसे करेंगे तो ये मांस धातु अपने जगह सही जगह संतुलित रहेगा। और यदि मांस धातु की यदि कमी हो जाए तो आपको पता है सब क्या हो जाएंगे, सब दुबले पुतले हो जाएंगे और शरीर में रूखापन और ऐसा लगेगा कि कुछ जगह चुभने जैसा दर्द महसूस होगा। रक्त वाहिकाओं में कमजोरी होने का लक्षण नजर आने लगेंगे। तो ये मांस धातु यदि कम हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। जीभ, तलवे और गले में गांठ होना भी ये मांस धातु असंतुलित होने से ही होता है। गले का जो ग्रंथियां होते हैं, जो हम दो थायराइड जो गठिया बोलते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम भी आ सकता है। इसमें मांस में वृद्धि जो आ जाएगा, वही प्रॉब्लम भी मांस धातु के असंतुलित होने से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा मेद धातु। मेद मतलब जो फैट है हमारे शरीर का, मांसपेशी के ऊपर जो परत है वही मेद है। मेद का कार्य है इसमें शरीर में जो चिकनाहट है और गर्मी लाना, शरीर में चिकनाहट और गर्मी लाना, ये मेद धातु का मुख्य काम है। और ये शरीर को शक्ति, सुरक्षा, ऊर्जा और स्थिरता देता है। ये जो मेद धातु है शरीर को शक्ति देता है, सुरक्षा देता है, दृढ़ता देता है, स्थिरता देता है। यदि मेद धातु बढ़ने लगेंगे, यदि मेद धातु बढ़ गया किसी कारण से, ज्यादा खाएंगे ऑयली चीज तो बढ़ जाएगा ना, पेट का चीज है, तो शरीर में मेद धातु बढ़ जाने से गले की ग्रंथियां, जैसे पहले लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि हाँ जो गले का जो होता है, जो थायराइड, जो आयरन के अभाव के कारण भी होते हैं, तो वही जो थायराइड वाला जो प्रॉब्लम हो गया, गले का जो ग्रंथियां है इसमें बढ़ोतरी आ सकता है। पेट का आकार बढ़ने जैसा लक्षण नजर आ सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी मेहनत करने से थक जाना, बहुत ही थोड़ी सी मेहनत करते हुए यदि हमको थकावट महसूस होता है तो भी जान लीजिए मेद धातु का वृद्धि का एक कारण है। और स्तनों और पेट लटकना, जो स्तन है होते हैं और पेट झूलते रहते हैं या लटकने लगे हैं तो जान लीजिए ये मेद धातु वृद्धि का ही कारण है। और सबसे बड़ी चीज है जो दुर्गंध है शरीर का, क्योंकि ये पसीना मेद धातु का ही एक मतलब पार्ट है, तो जो शरीर का दुर्गंध है वो बहुत ही बढ़ सकता है। तो ये मेद धातु का वृद्धि से ही होता है। लेकिन यदि मेद धातु कम हो जाए, मेद धातु यदि कम हो जाए तो शरीर में जो रुखापन है, आंखें मुरझा जाना, बालों और कानों में रुखापन आना, पेट व शरीर के बाकी अंग का पतला होना, प्लीहा में वृद्धि, जो स्प्लीन जिसको बोलते हैं, स्प्लीन में वृद्धि, इसी प्रकार का लक्षण मेद धातु की कमी के कारण होगा। जाहिर सी बात है यदि शरीर में चिकनापन हट जाएंगे तो बाकी सभी अंग भी इसके द्वारा प्रभावित होंगे, शरीर जल्दी बूढ़ा होने लगेंगे। ये सब मेद धातु के कमी के कारण होते हैं। हाथ पैर में यदि जलन हो रहा है तो आप जानिए कि आपके शरीर में फैट कम हो रहा है। फैट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। बालों का उलझना और जटाएं बन जाना, बाल जो होते हैं उलझ जाते हैं, जटाएं बन जाते हैं, ये सब मेद धातु के असंतुलित होने से होते हैं। मुंह, गला और तलवे सूखना,
आलस लगना, बहुत अधिक प्यास लगना, जिनको भी ज्यादा प्यास लगता है ध्यान ध्यान में रखिए, उनके शरीर में जरूर फैट कम हो रहा है। ज्यादा पसीने निकलना, शरीर में जलन तथा शरीर शून्य पड़ जाना, शरीर के सभी अंग में जैसे रक्त नहीं आता है ऐसा फील होना, शून्य पड़ जाना, इस प्रकार का लक्षण मेद धातु के असंतुलित होने से होता है। इसके लिए क्या उपचार है? यदि मेद धातु बढ़ जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा? शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, योग प्राणायाम आदि क्रिया में समय देना है ज्यादा। लेकिन यदि मेद धातु कम हो गया है तो इसके लिए खाना भी सही प्रकार का हमको लेना है, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, आपका जो फैट वाला चीज हो गए, दही हो गया, इन सब चीजों को हमको हमारे रेगुलर रूटीन में लाना है। नेक्स्ट जो है अस्थि धातु। हमारे शरीर का जो ढांचा हड्डियों से ही निर्मित है। इसी के आधार पर शरीर व उसके अंगों के आकार का निर्धारण होता है और शरीर खड़ा रहता है। जैसे कि हम घर में घर बनाते हैं तो रॉड लगाते हैं आरसीसी में, सीमेंट कंक्रीट रॉड जो करते हैं हमारे घर को मजबूती लाने के। ठीक जैसा ही हमारे शरीर का जो रॉड है, सिस्टम है, जो टेंसाइल फोर्स हमको प्रोवाइड करता है, ये अस्थि है। यदि किसी कारणवश अस्थि धातु बढ़ने लगे तो क्या होगा? शरीर में अस्थि धातु के बढ़ने से हड्डियों का आकार सामान्य से अधिक मोटा और बड़ा हुआ होने लगता है। उसका आकार में वो बढ़ेगा, उसका आकार बढ़ेगा। बालों और नाखून में तेजी से वृद्धि आएगी। दांतों का आकार में सामान्य से ज्यादा होना, हड्डियों व दांत में दर्द होना, दाढ़ी मूंछ के रोग होना आदि इसका प्रमुख लक्षण होते हैं। लेकिन अस्थि धातु यदि कम हो जाए तो शरीर में अस्थि धातु यदि कम हो जाए तो हड्डियां जो है कमजोर पड़ने लगते हैं। हड्डियां और जोड़ों में दर्द होते हैं। दांत नाखून का टूटना, रूखापन आना, बालों और दाढ़ी के बालों का झड़ना आदि अस्थि धातुओं का ही काम है। तो यदि हमारे शरीर में बालों से संबंधित कोई समस्या है, नाखून से संबंधित कोई समस्या है और जो जोड़ों से संबंधित कोई समस्या है, आमतौर पर जान लीजिए ये अस्थि धातु का ही गड़बड़ी है। जब हमारा एज ज्यादा होने लगता है, हम जब बुढ़ापे पे पहुंचते हैं तो अस्थि धातु स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगता है। हमारे शरीर में कैल्शियम फॉस्फोरस की मात्रा कम होने लगते हैं और इसी वजह से हमको इसी प्रकार का सावधानी लेकर हमको अच्छी तरह से अस्थि धातु का कैसे बढ़ेगा इसके लिए ख्याल रखना है। उपचार के लिए आहार में बदलाव करना है। आज में ज्यादा तक हमको मट्ठा, दूध, पनीर, छाछ, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है और जो शंख भस्म है, मुक्ता सुक्ति है तथा जो चना आदि दाल है, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन करना है। सबसे बड़ी चीज है रोजाना हमको धूप लेना है, धूप के लिए टहलना है। इससे क्या होता है? शरीर को विटामिन डी मिलता है और हड्डियों को ताकत मिलता है। छाछ हो गया, ये छाछ बहुत बढ़िया चीज होती है अस्थि धातु को मजबूती देने के लिए। नेक्स्ट है मज्जा धातु। जैसे मैंने बोला था पहले कि मज्जा धातु जो है ये हड्डियों के भीतर एक फैट होते हैं जो कि हड्डियों के भीतर को चिकनाई प्रदान करते हैं और जो दोनों हड्डियों के बीच जो कनेक्शन होता है उसको ये नॉरिश करते हैं, उसको ये सही हिसाब से रखते हैं। तो मज्जा धातु का मतलब है शरीर में मौजूद बोन मैरो, इसको बोन मैरो कहते हैं। शरीर में मौजूद हड्डियों के भीतर जो खाली जगह और छिद्र होते हैं उनमें बोन मैरो भरा हुआ रहता है। बोन मैरो हड्डियों के जोड़ों के बीच चिकनाई का काम करती है और इन्हें मजबूत बनाती है। मज्जा धातु के बढ़ने के लक्षण क्या हो सकते हैं? पूरे शरीर और खास तौर पर आंखों में भारीपन और हड्डियों के जोड़ों में बड़े बड़े फोड़े फुंसियां होने मज्जा धातु बढ़ने का लक्षण है। एक बार और, यदि हड्डियों के जोड़े में जो जोड़ों होते हैं, हड्डियों के जोड़ों में बड़े बड़े फोड़े फुंसियां होते हैं तो जान लीजिए मज्जा धातु बढ़ने का लक्षण है। यदि मज्जा धातु बढ़ेंगे तो क्या होगा? बोन कैंसर होंगे, ब्लड कैंसर हो सकते हैं और उंगलियों के जोड़ों में दर्द होंगे, उंगलियों के जोड़ों में
इधर दर्द होंगे, चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी का रोग आ सकते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, इस प्रकार का रोग आ सकते हैं। लेकिन यदि मज्जा धातु किसी कारण कम हो जाए तो हड्डियों में जो बोन मेरो है वो नहीं बन पाएगा ठीक से, तो क्या होगा, खोखलापन आ जाएगा हड्डियों में। ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज होते हैं, जो बोन मेरो के ही कम होने से होते हैं। ऑस्टियोपिनिया रोग है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, र्यूमाटाइड अर्थराइटिस हो गया, हड्डियों और जोड़ों का टूटना, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, शुक्र धातु के कम भी हो सकता है। शुक्र धातु यदि कम होने लगे तब भी मज्जा धातु का ही असर होगा, क्योंकि नेक्स्ट धातु जो है शुक्र धातु है। इसका उपचार क्या हो सकता है? उपचार के लिए शरीर में बोन मेरो की कमी होने पर मज्जा युक्त द्रव्य आहार का सेवन करना है। इसका मतलब यह है, जो चिकनाई युक्त खाना ज्यादा से ज्यादा हमको खाना है। जैसे सबसे अच्छा है देसी गाय का घी। यदि देसी गाय का घी हमको नियमित खाना है तो ये क्या होगा, मज्जा धातु को पुष्ट बनाएगा। और दही हो गया, लस्सी हो गया, दूध हो गया, ये सब मज्जा धातु के लिए है। ये सब लोग मज्जा धातु को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके नेक्स्ट जो धातु है वो है हमारा शुक्र धातु। ये सबसे इंपॉर्टेंट धातु है, क्योंकि यह धातु स्वच्छ है, बहुत ही कम परिमाण में निकलता है और करीबन खाना खाने के 35 से 40 दिन के बाद शुक्र धातु लेते हैं। इसे सबसे अंतिम, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण धातु माना गया है। इसका सीधा संबंध हमारे शरीर में मौजूद प्रजनन संबंधी टिश्यू से है, अर्थात वो सारी चीजें जो संतान पैदा करने में मदद करती है शुक्र धातु के अंतर्गत आती है। शुक्र धातु के कार्य क्या हो सकते हैं? शुक्र धातु का मुख्य काम संतान उत्पत्ति करना है, विपरीत लिंग प्रति आकर्षण, वीरता, निडरता, संभोग के समय वीर्य का निकलना आदि शुक्र धातु के कारण ही संचालित होते हैं। यदि शुक्र धातु बढ़ गया तो क्या होगा? यदि शुक्र धातु बढ़ गया या इसका उत्पादन ज्यादा होने लगे तो शुक्र का अधिक मात्रा में श्राप होगा, श्राप ज्यादा होगा, शुक्र श्राप उसको होते हैं। और क्या होगा? काम वासना का मात्रा बढ़ने लगेंगे, शुक्र मार्ग में पथरी होना शुरू होगा। पथरी जो रोग है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकते हैं शुक्र मार्ग में। लेकिन यदि शुक्र धातु कम हो, आज तक बहुत सारे नौजवान में जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनका एक ही प्रॉब्लम है, वो है शुक्र धातु की कमी। इसका कारण क्या है आपको पता है? यदि शरीर में शुक्र धातु का कम हो जाए तो शरीर कमजोर पड़ने लगती है, मुंह सूखेगा, एनीमिया होगा, रक्त की भी कमी हो जाएगी, थकान, नपुंसकता शुक्र धातु की कमी के लक्षण होते हैं। इसके अलावा अंडकोश में तेज दर्द, जो अंडकोश होते हैं इसमें तेज दर्द दिखाई पड़ेंगे, लिंग में जलन होना, इस प्रकार से शुक्र धातु का होते हैं। और क्या? सेक्स की इच्छा में कमी होना, बीमारी, बच्चे पैदा होना, नपुंसक बच्चे का जन्म होना, कम उम्र वाले बच्चे को जन्म देना, अपंग या विकृत बच्चे को जन्म देना भी यदि शुक्र धातु कम है तो ये इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका उपचार के लिए शरीर में शुक्र ज्यादा होने पर, यदि शुक्र ज्यादा है तो मन में काम वासनाएं जरूर, जो भावना जागृत होने का संभावना है। इसी कारण हमारे संस्कृति में मन को स्थिरता प्रदान करने के लिए उपवास का विधि विधान है, पूजा पाठ करने का, भजन कीर्तन करने का विधि विधान है, और सात्विक आहार सेवन का विधि है। इसलिए क्योंकि ज्यादा शुक्र धातु ना बने शरीर में। शुक्र धातु यदि कम हो जाए तो हमको मधुर रस वाले चीजों का ज्यादा सेवन करें, मिश्री हो गया, मीठा जो चीज होते हैं इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शरीर को पुष्ट बनाता है। और जो शिलाजित हो गया, हमारे जो शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये जो तनिक वाला जो चीज होते हैं, ये इनका भी रस मधुर जैसा ही है, इनका सेवन आयुर्वेद में कहा गया है। तो इससे क्या होगा? शुक्र धातु बने रहेंगे। चूना जो होते हैं, जो पान में खाते हैं, चूना भी बहुत बढ़िया फायदा करता है शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए। जो छोटे इलायची होते हैं ये बहुत बढ़िया काम करता है। जो क्लोव, जो लौंग होता है, लौंग भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत बढ़िया उपचार है। और ये सब कुछ था हमारा धातुओं के ऊपर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मलों के ऊपर। और इसी मल है, जो सब धातु में, 7 धातु में 7 प्रकार के मल होते हैं। मल मतलब जो वेस्ट चीज होते हैं, और इसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए उन बच्चों लोग, भाई बहन के पास जो लोग कुछ बनना चाहते हैं आयुर्वेद की फील्ड में। और यदि आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय जगन्नाथ।